धंसते जा रहे हैं धरती में और अंदर, अपना आत्मसम्मान खोते पहाड़, मरणासन जन रहे हैं बच्चे कि कल गुआ नुआमुंडी था, आज हतना बुरु है। कल और कोई पहाड़ जन्म लेगा धरती में समा जाने के लिए। अजीब है, दूसरी ओर की दुनिया खुश हो रही है पहाड़ों के दफन होने से कि वह समृद्ध और खुशहाल हो रही है। कल मेरा गांव गुआ नुआमुंडी में था, आज हतना बुरु में है। कल मेरा गांव गुआ नुआमुंडी में था, आज हतना बुरु में है। कल और किसी पहाड़ी में शरणार्थी होगा, फिर अगले दिन किसी और पहाड़ में। इसी तरह एक दिन मैं फेंक दिया जाऊंगा अंततः मरुस्थल में। मुझे प्यास लगेगी और मेरे पास नहीं रहेंगे पहाड़ और उसके पड़ोसी बादल। मेरे गीतों के लिए नहीं रहेगा नदियों का राग। मेरे मापक हैं गुआ और नुआमुंडी के पहाड़। मेरे मापक हैं गुआ और नुआमुंडी के पहाड़, जिससे मैं मापता हूँ सभ्यता की ऊंचाइयाँ। मेरी मुट्ठी में वही गरम राख है दुनिया के मानचित्र के लिए। कविता है बसंत के बारे में कविता। बसंत के बारे में कविता लिखने के लिए एक कवि भंवरे की सवारी पर चढ़ा और वह धम से गिर पड़ा। एक कवि अपनी प्रेमिका की गोद में लेटकर मौसम का स्वाद ले रहा था और उसकी कविता स्वादहीन हो गई। उसकी कविता के पात्र और चरित्र मरे हुए पाए गए। उसकी भाषा, जिसके माध्यम से वह सबसे अच्छी कविता लिखने का दावा करता था, उसकी जुबान को लकवा हो गया। बसंत के बारे में कविता लिखने से डरता हूँ कि कहीं कोई भंवरा मेरे गीतों पर रीझ ना जाए, पपीहे फूल ना जाए बाज के हमलों से बचने। सबसे बुरे समय में सबसे खुशनुमा और रंगों से साराबोर मौसम पर कविता लिखते हुए डरता हूँ अपनी भाषा और शब्दों के दिवालिया हो जाने से। बसंत के बारे में कविता लिखने से पहले अपने बारे में सोचता हूँ और पाता हूँ अपनी बहन को बंदूक की नोक से आत्मा के जख्म सीते हुए। उसके पास ही होती है एक उदास और ठहरी हुई नदी, जिसके आंसुओं में जलमग्न होते हैं हरवैये बैल और मुर्गियों के अंडे। मैं सुनता हूँ अपने बच्चों और मवेशियों की डूबती हुई चीख और वहीं देखता हूँ अपने ही देश के दूसरे हिस्से के नागरिकों को पिकनिक मनाते, जश्न मनाते और फोटो खिंचवाते हुए। मैं सुनता हूँ अपने बच्चों और मवेशियों की डूबती हुई चीख और वहीं देखता हूँ अपने ही देश के दूसरे हिस्से के नागरिकों को पिकनिक मनाते, जश्न मनाते और फोटो खिंचवाते हुए। तब मेरी धरती और मेरे लोगों का खून मेरी कलम की नींव से बहने लगता है। मैं विद्रोह करता हूँ पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर। पेड़ों से कहता हूँ विदा करो पतझड़ को, अब और देर नहीं, ले आओ मेरी माँ की आंखों में हंसी। पेड़ मेरी बात को गौर से सुनते हैं और ले आते हैं अपनी कोमल नई डालियों पर छोटी छोटी चिड़ियों और फूलों के गीत। जंगल में घुलने लगता है महुआई गंध। गिलहरे नृत्य करते हुए न्योता देते हैं पंडुकों को भी नृत्य करने के लिए, और पंडुक संकोचवश केवल गीत ही गा पाते हैं। तब भी मैं लिख नहीं पाता हूँ उनकी प्रशंसा में कोई कविता। तब भी मैं लिख नहीं पाता हूँ उनकी प्रशंसा में कोई कविता। बस उन्हें शुक्रिया कहता हूँ कि उनके बीच अब भी हमारी पहचान बाकी है।
और वे हमें हमारी भाषा से पहचानते हैं। बसंत के देश में, बसंत के दिनों में, बसंत के बारे में कविता ना लिखना अपराध है, जैसे किसी देश में रहते हुए उस देश के राजा के मिजाज की कविता ना लिखना। बसंत के देश में, बसंत के दिनों में, बसंत के बारे में कविता ना लिखना अपराध है, जैसे किसी देश में रहते हुए उस देश के राजा के मिजाज की कविता ना लिखना। और तब मैं कभी नहीं अपराधी होता हूँ जो बूढ़ी माँ की आंखों में डूबते अपने गांव को बचाने के लिए समुद्र की पागल लहरों से टकरा जाता हूँ। बसंत के बारे में कविता लिखने बैठा मैं, बसंत के बारे में नहीं अपने बारे में लिखता हूँ। बसंत के बारे में कविता लिखने बैठा मैं, बसंत के बारे में नहीं अपने बारे में लिखता हूँ। और कविता के शब्द जेल की अंधेरी कोठरियों को तोड़ते हैं, उसके अंदर कैद पतझड़ को विदा करने के लिए। मैंने अभी हाल में ही एक लंबी कविता लिखी है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। इस लंबी कविता के बहुत कुछ ही अंश पढ़ूंगा। उसके पहले एक नई कविता मैंने पढ़ी है, पढ़ूंगा। छोटी कविता है, आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध। रघुवीर सहाय का कविता संकलन इसी नाम से है। शीर्षक के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन कविता का शीर्षक उसी रूप में उद्धृत नहीं है। वे तुम्हारी आत्महत्या पर अफसोस नहीं करेंगे। आत्महत्या उनके लिए दार्शनिक चिंता का विषय है। वे इसकी व्याख्या में सवाल को वहीं टांग देंगे जिस पेड़ पर तुमने अपना फंदा डाला था। वे तुम्हारी आत्महत्या पर अफसोस नहीं करेंगे। आत्महत्या उनके लिए दार्शनिक चिंता का विषय है। वे इसकी व्याख्या में सवाल को वहीं टांग देंगे जिस पेड़ पर तुमने अपना फंदा डाला था। यह उनके लिए चिंता का विषय नहीं होगा। वे जानते हैं गेहूं की कीमत लोहे से कम है और इस वक्त वे लोहे की खेती में व्यस्त हैं। यह उनके लिए चिंता का विषय नहीं होगा। वे जानते हैं गेहूं की कीमत लोहे से कम है और इस वक्त वे लोहे की खेती में व्यस्त हैं। लोहे की खेती के लिए ही उन्होंने आदिवासी गांवों में सैन्य छावनी के साथ डेरा डाला है। लोहे की खेती के विरुद्ध ही आदिवासी प्रतिघाती हुए हैं। उसी खेत के बिचड़े के लिए उन्हें तुम्हारी जमीन भी चाहिए। तुम आत्महत्या करोगे और उन्हें लगेगा किस तरह तो वे गोली चलाने से बच जाएंगे और यह उनकी रणनीतिक समझदारी होगी। तुम आत्महत्या करोगे और उन्हें लगेगा इस तरह तो वे गोली चलाने से बच जाएंगे और यह उनकी रणनीतिक समझदारी होगी। वे तुम्हारी आत्महत्या पर अफसोस नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ प्रतिघाती हत्याओं से डर लगता है। वे तुम्हारी आत्महत्या पर अफसोस नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ प्रतिघाती हत्याओं से डर लगता है और जब तुम प्रतिघात करोगे तुम्हारी आत्महत्या को वे हत्याओं में बदल देंगे। एक बहुत लंबी कविता है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। पक्षधर के इस नए अंक में प्रकाशित हुई है। 17वां अंक। हाँ, ये 17वां अंक में। मैं पहली बार किसी सामूहिक जगह में इस कविता के अंश का पाठ करने वाला हूँ। मूलतः यह कविता झारखंड के मुंडा आदिवासियों की किंवदंतियों और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि को केंद्र में बनाकर रची गई कविता है। मुंडाओं में यह माना जाता है कि आदमी ही बाघ बनते हैं।
और बहुत ही मज़ेदार प्रसंग आपको उनके यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उनकी लोक कथाओं में जाएंगे, उनके किस्सों को सुनेंगे, तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताते हैं कि कैसे मनुष्य ही बाघ बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने बस उसी का संदर्भ लिया है और इस बाघ को, ठीक है, उस आदिवासी समाज के अंदर के आंतरिक अंतर्विरोध और वर्चस्वकारी शक्तियों के रूप में भी देखा है और बाहर के समाज के वर्चस्वकारी शक्तियों के रूप में भी। और सुगना मुंडा की बेटी, आप लोगों ने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा। इस बात को सबको ही जानते हैं कि बिरसा मुंडा सुगना मुंडा के बेटे हैं, ठीक है। लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता है कि बिरसा मुंडा की भी शायद कोई बेटी थी। तो ये कविता बिरसा के एक छोटी बहन के रूप में बिरसी की परिकल्पना की गई है और उसके माध्यम से पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को खंगालने का प्रयास किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने कुछ गीत कलेक्ट किए बिरसा मुंडा के आंदोलन के संबंध में, ताकि कुमार सुरेश सिंह ने भी बहुत पहले उन गीतों का संकलन किया था और अभी भी उन इलाकों में गीत गाए जाते हैं। तो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उलगुलान, उस उलगुलान में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। माकी मुंडा, फूलो मुंडा के नाम पर कुछ नाम हम जानते हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी महिलाओं की भागीदारी को भूल जाते हैं। जब मैंने मेनसराम ओडिया, जो मुंडारी के पहले गद्य लेखक हैं, जिन्होंने मुंडा भाषा को पहले रोमन लिपि में लिखा, जब उनका राइटिंग्स मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ बातें छूटती हुई प्रतीत हुई और वहीं से मैंने एक संदर्भ लिया बिरसा मुंडा की बेटी का। इस कविता के प्रवेश में मैंने छोटी सी बहुत संक्षिप्त भूमिका लिखी है, बस उस भूमिका को पढ़ूंगा और कविता का अंतिम हिस्सा पढ़ूंगा। अब तक यह बताया जाता रहा है और जाना जाता रहा है कि बाघ का ठिकाना जंगल है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का एकांगी और एक तरफा ज्ञान रहा है, जिसने एक वर्चस्व को जन्म दिया और हम उस वर्चस्व का लगातार पालन करते रहे हैं। इस वर्चस्व का जिसने प्रतिरोध किया उसे मानवता के दर्जे से भी पदच्युत कर दिया गया। चूंकि अब जंगल तेजी से समाप्त हो रहे हैं, इसलिए बाघ का ठिकाना और स्वरूप भी बदल गया है। एक तरफ जंगल, पहाड़ और नदियां हैं तो दूसरी तरफ बाघ। एक तरफ बाघों की तस्करी हो रही है, दूसरी ओर बाघों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए जंगलों में सरकारी बाघ प्रजनन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। कल की ही बात है, सुगना मुंडा की बेटी ने मनुष्यों के एक समूह को भूखे बाघ के हिंसक आवेग के साथ अपने गांव में हमला करते हुए देखा। कल की ही बात है, सुगना मुंडा की बेटी ने मनुष्यों के एक समूह को भूखे बाघ के हिंसक आवेग के साथ अपने गांव में हमला करते हुए देखा। वह घबराई। इतने सारे कुनुइल कहां से आ गए? मुंडारी में कुनुइल शब्द है जो बाघ, आदमी से बने हुए बाघ को कहा जाता है। वह घबराए, इतने सारे कुनुइल कहां से आ गए? चानर बानर उलट बग्गा कहां से आ गए? ये भी वही शब्दावली है। वह अपने समाज में अपने ही भाइयों की ओर दौड़ी। वहां भी उसने कुछ चानर बानर को टहलते हुए देखा। वह डर कर उनके हमलों से बचने के बारे में योजना करने लगे। उसने देखा कि एक तरफ तो समूहों में आए बाघ उसे और उसके समुदाय को जंगली संबोधित कर घृणा प्रकट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उसने देखा अपने लोगों के बीच से ही चानर बानर बनने वाले शिकार की खोज में घूम रहे हैं। उसने सोचा, चूंकि उसके पुरखे और पिता की ऐतिहासिकता है, इसलिए वह जो कुछ देख रही है वह स्वप्न नहीं हो सकता
और ना ही कोई साहित्यिक परिकल्पना।